सर, हुकूमत एक तरफ से कहती है कि इन्फ्लेशन औसतन 6% के करीब रही, लेकिन अप्रैल 2026 में साल ब साल महंगाई 10.9% तक पहुंच गई। एदादो-शुमार के इस गोरख धंधे की हकीकत क्या है? अगर हम सरकारी फिगर्स और हम बाजार की असल कीमतों में देखें तो बहुत बड़ा तजाद है। इस तजाद की क्या वजह है? जी, मैं जेन्युइनली मैंने वो बास्केट देखी है। उसमें 400 से ज़ायद आइटम्स हैं जो हुकूमत आपको रेट महंगाई का बताती है। उससे और जो बाजार की कीमतें हैं उनमें आप समझिए कोई ज़्यादा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया। अच्छा। मसला जो आ रहा है वो ये है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों में जो मजमूई शरह है महंगाई की, वो लगभग मेरा तखमीना ये है कि 85 से 90% तक पहुँच गई। और उन 4 या 3 या 4 सालों में जो आपकी और मेरी आमदन है उसमें अगर इफ़ यू आर लकी तो आपकी शायद 30, 35, 40% तनख्वाह बढ़ी हो। बहुत से लोगों की तनख्वाह ही नहीं बढ़ी। हम्म। तो अब अगर कीमतें बढ़ रही हैं 90% से, तनख्वाह बढ़ रही है 35-40% से, तो उसका इफेक्ट ये होता है कि कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। जी। तो इस वक्त लगभग 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जो बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल का बिल देने के बाद, घर का किराया देने के बाद बच्चों की फीस नहीं बचती। हम्म। और फिर जो किचन का सामान खरीदना होता है, उसके लिए आप समझिए कि पैसे नहीं बचते, या फिर एक ट्रांसफरेंस हो रही है कि जो महीने में 4 दफ़ा गोश्त खाया जाता था, अब वो महीने में 1 दफ़ा आ गया है। जो प्रोटीन्स के ऊपर खर्चा किया जाता था वो अब कार्बोहाइड्रेट्स पे चला गया है। रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, गोश्त का और फ्रूट का इस्तेमाल कम हो गया है। तो असल मसला जो है वो कुव्वत खरीद का है। कुव्वत खरीद कम हो रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं सरमायाकारी भी कम हो रही है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताज़ा बिजनेस आप देख लें कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 10 पॉइंट्स की भारी कमी के बाद सिर्फ मस्बत 2% रह गया और मुल्क के 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी रोक चुके हैं। जब मुल्क में नई सरमायाकारी ही नहीं होगी, नए मौके ही नहीं पैदा होंगे, तो इस माहौल में हम हुकूमती इस्तेहकाम के दावों पर कैसे यकीन करें? देखिए, इस सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख तो है जो हमारी जो रवायती सरमायाकारी है, उसमें बिजली का रेट और टैक्स का रेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हम्म। करते हैं। अब पाकिस्तान में जो बिजली फी यूनिट की कीमत है वो हमसाया ममालिक से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन का रेट है वो आप समझिए कि 55-60% तक पहुंच जाता है। हम्म। तो अगर हम कह रहे हैं कि बाहर से कंपनियां आएं और पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्ट करें और अपनी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप यहाँ पे लगाएं, तो वो तो 55 और 60% के टैक्स देने के बाद बड़ा मुश्किल है उनको कायल करना। जो दूसरा रुख है उसी सिक्के का, जी। वो ये है कि कुछ असासे पाकिस्तान के पास ऐसे हैं जिनकी दुनिया भर को बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ने वाली। हम्म। ख़ास तौर पे आप समझिए कि 2030 में पूरा यूरोप जो है वो ज़ीरो मिशन पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनको कॉपर की बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सोलर पावर, अगर आपने सोलर पैनल बनाने हैं तो कॉपर चाहिए, अगर जी। विंड टर्बाइन बनानी है तो कॉपर चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए बनाना है तो कॉपर चाहिए। और कॉपर के पाकिस्तान के पास बहुत बड़े ज़खायर हैं। हम्म। और रेकोडिक माइन जो है वो 2028 में ऑपरेशनल होने चली। तो ये तकरीबन वही वक्त है जब कॉपर पाकिस्तान बना रहा होगा और दुनिया भर को कॉपर की सख्त ज़रूरत होगी। तो सही। वहां पे मैं समझता हूँ कि सरमायाकारी हो भी रही है, कमिटमेंट भी आ रही हैं। दुनिया भर के जो इदारे हैं और कंपनियां हैं वो कॉपर की माइनिंग के अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। राइट, कॉपर में सरमायाकारी आप देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सरमायाकारी सर बैरूनी भी काफी कम हो गई है। मार्च 2025 में अगर हम बरामदात की भी बात करें तो 31 करोड़ 51 लाख डॉलर थी, वो मार्च 2026 में गिरकर सिर्फ 9 करोड़ 54 लाख डॉलर रह गई हैं। ये सिर्फ एदाद शुमार नहीं है, बल्कि उनके पीछे टेक्सटाइल, ज़राअत और दीगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की वो सनतें हैं जो ये माल तैयार करती थी। अब इतने बड़े पैमाने पर ऑर्डर्स मनसूख होने से ऑब्वियसली सर मकामी सनतों और फैक्ट्रीज और किसानों पर डेफिनेटली असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए इसके नतीजे में पैदा होने वाली बेरोजगारी के
नए तूफान को रोकने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर क्या रिलीफ इकदाम करने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो निजी शोबा है वो निहायत ही कंपेरेटिव शोबा है। हम्म। अगर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, अगर उनको बिजली का रेट वही मिल जाए जो हमसाया ममालिक में है या जो हमारे कंपेटिटर हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, तो हमारी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है वो उनको बीट कर सकते हैं। अगर जो टैक्स का रेट है वो भी मुकाबलतन लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखा जाए, तो पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है, पाकिस्तान का जो स्पोर्टिंग गुड का शोबा है, पाकिस्तान की जो लेदर की टेनरीज हैं, ये दुनिया भर में compete कर सकती हैं और माजी में इन्होंने compete करके दिखाया। तो यहाँ पे मामला वही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पिछले चंद सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है और हुकूमत का फोकस होना चाहिए कि किसी तरह उस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर नीचे लेके आए तो पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कंपेरेटिव है दुनिया भर। बिल्कुल सही। और सर साथ आहिस्ता आहिस्ता ही हम सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। रियल एस्टेट की भी हम बात करेंगे। उस सेक्टर में भी फाइलर्स के लिए टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% करने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि IMF इसकी मुखालफत कर रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी। आप किसके मौक़िफ़ को दुरुस्त समझते हैं? क्या प्रॉपर्टी में टैक्स छूट देना वाकई मईशत के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, प्रॉपर्टी का सेक्टर जो है जब वो चलने लगता है तो उसके साथ लगभग 3 से 4 दर्जन जिनको कहते हैं एलाइड इंडस्ट्री। जी। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं तो आपको प्लम्बिंग का सामान चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं तो आपको वायरिंग, आपको इलेक्ट्रिकल सामान चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने निकलते हैं सीमेंट चाहिए। तकरीबन 30 से 40 चीज़ें जो इनपुट होती हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, वो साथ ही साथ चलने लगती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पहले कुछ सालों से बहुत बूम कर रहा था। हुकूमत की कुछ इजाफी टैक्सेस के नतीजे में वहाँ पे बहुत बुरा एक रिसेशन जो है वो सामने आया था। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री को उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कंपेरेटिव किया जाता है, टैक्सेस का रेट नीचे लाया जाता है, तो उसके साथ साथ तकरीबन 30 से 40 मजीद और ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको फायदा पहुंचेगा। जी, क्योंकि सर हम अगर टैक्स वसूली की बात करें तो हमारे आलमी माशी जरीदे वो पाकिस्तान के टैक्स वसूली के अहदाफ पर शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। अगर हुकूमत IMF की शराइत के मुताबिक टैक्स हदफ पूरा नहीं कर पाती तो क्या हमारे ऊपर मजीद सख्त मिनी बजट मुसल्लत किए जाने का खतरा मौजूद है? देखिए, टैक्स के हवाले से मेरा नजरिया ये रहा है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जो चाल है उसमें वो जकड़ा हुआ है। ये कहना कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, इसके पीछे कोई अदाद शुमार इसको सपोर्ट नहीं करते। आज से 20 साल पहले अगर आप बजट निकाल के देख लें तो हुकूमत ने जो अपना हद FBR को दिया था वो 1000 अरब रुपए का टैक्स था। और पिछले साल हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि FBR ने खजाने में तकरीबन 14,000 अरब का टैक्स इकट्ठा किया। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, टैक्स की कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है, 1000 अरब से 14,000 अरब पे पहुंच गई। प्रॉब्लम यहाँ पे हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात का है, जिसपे ना तो IMF कोई फोकस करती है और ना हुकूमत का अपना इंटरेस्ट है कि किसी तरह अखराजात को कम किया जाए। तो बीमार मईशत जो है वहाँ पे आप समझिए कि बीमारी दिल की है, जो हुकूमती अखराजात हैं और इलाज किया जा रहा है जगह का जो टैक्स कलेक्शन का है, तो फिर मईशत का तंदुरुस्त रवाना होना जरा मुश्किल लगता है कि अगर बीमारी दिल की हो और आप इलाज जगह। तो सर अभी भी लग रहा है कि दिल की बीमारी का इलाज अभी भी नहीं ढूंढा जा रहा, अभी भी गुर्दे और टांगों का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गरीब से कुर्बानी मांगी जा रही है और दूसरी तरफ G52 इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के फैमिली सूट्स और 500 सर्वेंट क्वार्टर्स के लिए 7.5 अरब के मंसूबों में से 1.5 अरब रुपए इस बजट में रखे जा रहे हैं। इस बदतरीन मुआशी तजाद पर आप क्या कहेंगे? क्या हुक्मरान तबके की तरजीहात आवाम से मजाक नहीं? मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला तो हुकूमत के अखराजात है, वो तो अभी भी लग रहा है कि उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं एग्री करता हूँ। कुछ लगता ऐसे है कि हमारा पैगाम जो है वो हुकूमत में सुनने वालों को शायद नहीं मिल रहा है। वहाँ पे अखराजात वैसे ही जारी हैं।
अगर आप समझिए कि एक तिजोरी है जिसके अंदर कोई 16-17 हजार अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जाता है, तो वो तिजोरी हमें बताया जाता है कि खाली है अगर किसी पाकिस्तानी अवाम के लिए। आम आदमी का अगर मुफाद देखना है या उसका फायदा करना है, लेकिन वो तिजोरी भरी हुई नजर आती है अगर किसी वजीर ने कोई जहाज खरीदना हो, कोई गाड़ी खरीदनी हो या कोई नई कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो ये एक तजाद बिल्कुल वादे नजर आता है। तो सर आप आखिर में क्या हुक्मरान तबके को मशवरा देंगे, फौरी क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? अगर आपके पास ये कलमदान हो तो आपकी नज़र में क्या आइडियल बजट होना चाहिए? जस्ट टू सम अप द देखिए, मैं होल किसी किस्म की डिस्कशन। गलतफहमी में नहीं हूँ कि मेरा मशवरा कोई हुक्मरान तबका जो है वो सुनने वाला है। ये लेकिन एक सर हम अरसे अपनी से काविश मामला तो चल रहा करेंगे। है, तो मुझे किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ मैं कि मैं अगर लिखूंगा या कुछ बोलूंगा तो उसका असर जो है वो हुक्मरानों के ऊपर हो जाए, क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ कम से कम पिछले 16 बजट जो 2010 के बाद मैंने बड़े करीबी देखे हैं, उसमें उसमें यही होता है कि बजट के दौरान जो 4 या 5 जिम्मेदारी हैं विफाकी हुकूमत की, वो होती हैं कि टैक्स का रेट बढ़ाना है, बिजली का रेट बढ़ाना है, गैस का रेट बढ़ाना है, पेट्रोलियम लेवीज बढ़ाने हैं, और फिर ये सारा माल इकट्ठा करके और सूबों में बांट देना। और सूबों में जिस तरह खर्च किया जाता है उसका ना तो कोई ऑडिट सामने आता है, ना उसका कोई आउटकम सामने आता है, आम आदमी के हवाले से उसको फायदा क्या पहुंचा, ये कभी ना नापने की कोशिश की गई, ना गिनने की कोशिश